अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज 11 जुलाई और सैटरडे का दिन है। सऊदी अरब की आज की फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। बीते दिन यानी 10 जुलाई जुमा को मैंने एक लाइव स्ट्रीम किया था, यानी फटाफट खबरें प्लस लाइव स्ट्रीम किया था। उसमें आप लोगों से कुछ राय मांगी थी, जिसके बदले में आप लोगों ने बहुत सारी कमेंट्स की है। उनका जिक्र इस वीडियो के लास्ट में करेंगे। फिलहाल खबरों की तरफ बढ़ते हैं। आज के न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत मिनिस्ट्री ऑफ हज की तरफ से। सबसे पहली खबर, जो रजिस्ट्रेशन का तरीका था, ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन शुरू किए गए थे वो बंद हो चुके हैं जुमे की रात को। फिलहाल एक दिन का इंतज़ार करना होगा और 12 जुलाई यानी इतवार को इसके नतीजे सामने आ जाएंगे। यानी जिन लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है उनके मोबाइल पर मैसेज आ जाएंगे। आपको बता दें कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत 6 जुलाई से हुई थी, जो कि 10 जुलाई तक जारी रही। आपको बता दें कि इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई थी, जैसे कि कोरोना का टेस्ट नेगेटिव होना चाहिए और जो एप्लीकेशन देने वाला है उसने कभी पहले हज ना किया हो। इसी के साथ आपको बता दें कि हज पर जाने से पहले और हज खत्म होने के बाद 15-15 दिन का क्वारंटाइन करना होगा, यानी 15-15 दिन के लिए आइसोलेशन में रहना होगा। तो इस तरह के कुछ नियम इस साल हज के लिए, यानी जिन लोगों का सिलेक्शन होगा उनको इन नियमों से गुजरना होगा। इसी के साथ जो कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए, उससे बचाने के लिए आमतौर पर नियम है वो भी देखने को मिलेंगे हज के दौरान। अमेरिका के वाशिंगटन में फेडरल अदालत ने 1996 में अल-खुबर में हुए बम धमाके में ईरान को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया और जो इस हमले में लोग बच गए थे उनको $879 मिलियन का मुआवजा देना है ईरान को। पूरी जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि साल 1996 में अल-खुबर टावर्स में एक बम धमाका हुआ था, जिसमें अमेरिकन एयरफोर्स के 29 पायलट की मौत हो गई, जबकि 400 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। ये घटना 25 साल पहले की है। ईरान पर इल्ज़ाम था कि ईरानी सरकार ने जो आतंकवादी थे, यानी जो हमला करने वाले थे, उनकी माली मदद की थी और अल-खुबर हाउस कॉम्प्लेक्स पर 5000 पाउंड वजन के बारूद से भरे हुए ट्रक से धमाका किया गया था। तो इस तरह से मुकदमा चलते चलते 25 साल गुजर गए और अब फैसला निकल कर आया है। जो लोग उसके अंदर जिंदा रहे थे उनको $879 मिलियन का मुआवजा देगा ईरान। सऊदी अरब में बीते दिन आई कोरोना रिपोर्ट के मुताबिक 3159 नए केसों की पुष्टि हुई। इसी तरह से अब तक सऊदी भर में कोरोना की कुल केस 2,26,486 तक पहुंच गए। बात करते हैं अगर मरने वाले की, तो बीते दिन आई रिपोर्ट के मुताबिक 51 लोगों की कोरोना से मौत हुई। इस तरह से अब तक सऊदी भर में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 2151 हो गई है। बीते दिन आई रिपोर्ट के मुताबिक ही 1930 लोग कोरोना से ठीक हुए। इस तरह से अब तक सऊदी भर में कोरोना से ठीक होने वालों की कुल संख्या 1,63,026 हो गई है। आपको बता दें कि इस वक्त 61,309 लोग कोरोना से एक्टिव है, यानी इनकी हालत नाजुक नहीं है। लेकिन इन एक्टिव केसेस के अंदर जिनकी हालत नाजुक है उनकी संख्या 2,220 है, जिनको आईसीयू में रखा गया है। सऊदी ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने कहा कि जिन लोगों की गाड़ियां नाकाबिल इस्तेमाल हो, यानी जो इस गाड़ियां इस्तेमाल के काबिल नहीं बचते और गाड़ियों को कटवाना चाहते हैं, तो उससे पहले उनको ट्रैफिक डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड से अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन खत्म कराना होगा। ऐसा नहीं कराते हैं तो जो सालाना फीस लगती है रजिस्ट्रेशन पे वो लगती रहेगी और जो गाड़ी का मालिक वो फीस अदा करने का जिम्मेदार होगा। ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से इसका तरीका बताया गया है, जो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले आपको ये बता दें कि जहाँ पर बेकार या कबाड़ गाड़ियाँ बेची जाती है उसको अरबी में तशली कहा जाता है। तो सबसे पहले तशली की एक रसीद लेनी है, यानी गाड़ी जो है तशली सेंटर पर बेच दी है उसकी रसीद लेनी है। फिर जो गाड़ी के पूरे कागजात थे, आरसी वगैरह सब लेनी है और ट्रैफिक डिपार्टमेंट जाना है। इसी के साथ आपको बता दें कि जो जुर्माने वगैरह गाड़ी के ऊपर थे वो सब पे करने होंगे। ये सब करने के बाद जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। आपको बता दें कि अगर ऐसा नहीं कराया किसी अजनबी ने, यानी कोई अजनबी सऊदी अरब के अंदर रहता है उसके नाम पर गाड़ी, अगर उसने ऐसा नहीं कराया, गाड़ी बेच दी है, गाड़ी को कटवा दिया है और उसने ऐसा नहीं कराया कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल ना कराया हो, तो उनका फाइनल एग्जिट नहीं लगेगा। तो बेहतर होगा जिनके नाम पर भी गाड़ी हो या तो गाड़ी को ट्रांसफर कर दी किसी दूसरे के नाम पर, या फिर अगर गाड़ी को कटवा दिया है या फिर तशली में बेच दी है, तो जो प्रोसेस बताया गया है उस पर अमल करते हुए सारे कागजात लेकर ट्रैफिक डिपार्टमेंट पहुंचे। सऊदी अरब में कानून हाथ में लेने वाले या फिर कहे कि कानून को तोड़ने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही। फिलहाल खबर तुर्बा कमिश्नरी से। यहाँ पर आपको बता दें कि जो ट्रैफिक वायलेशन रिकॉर्ड करता है स्पीड कैमरा, यानी जब गाड़ी की स्पीड हद से ज़्यादा होती है तो ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए चालान लग जाता है, उसको साहिर कहा जाता है। एक अज्ञात आदमी ने तुर्बा कमिश्नरी में एक सिस्टम को आग लगाई जबकि दूसरे को तोड़ दिया है, यानी 2 साहिर सिस्टम एक आदमी ने खराब कर दी है। पुलिस के बयान के मुताबिक अगर बात करें तो पुलिस का कहना है कि भी मुलजिम की तलाश जारी है, जैसे ही उसकी गिरफ्तारी होगी उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आप देख सकते हैं किस तरह के काम सऊदी अरब में होने लगे हैं। सऊदी अरब में जैसे ही लॉकडाउन पूरी तरह से हटा है
उसी के साथ कोरोना के जो SOPs है उन पर अमल कराने के लिए चेकिंग का सिलसिला काफ़ी तेज़ हो गया है सऊदी भर में। फिलहाल खबरें लगातार जद्दा से निकल कर आ रही हैं, जद्दा में सख्त चेकिंग है। और फिलहाल जो खबर है जद्दा कॉर्निश है, कॉर्निश के बारे में पहले भी आपको बता चुके हैं। घूमने फिरने के लिए लोग वहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में चेकिंग की गई है। यहाँ जो ज़्यादा वायलेशन पकड़े गए हैं उनमें नोज मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हुए लोग काफ़ी संख्या में पाए गए हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ पर वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है जिस पर लोग टहलते हैं, इसमें भी कुछ वायलेशन किए गए, यानी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बनाई जा रही थी। सबसे ज्यादा जो मामला है वो नोज मास्क ही सामने है, यानी नोज मास्क काफी लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। बाकी सोशल डिस्टेंसिंग के भी कुछ मामले सामने आए। जद्दा कॉर्निश से ये खबर थी, लेकिन फिलहाल सऊदी अरब के सभी शहरों में चेकिंग का सिलसिला जारी है और खासकर नोज मास्क के इस्तेमाल न करने पर 1000 रियाल का जुर्माना है। सऊदी अरब के मदीना मुनव्वरा शहर में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए एक फील्ड अस्पताल बनाया गया है। फील्ड अस्पताल से आपको समझाते जो लोग नहीं समझ पाए, प्लेन ज़मीन पर जो हॉस्पिटल टेम्परेरी बनाया जा रहा है कोरोना वायरस के मरीजों के लिए, उसको फील्ड अस्पताल कहते हैं। जब कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा इस अस्पताल को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा। इस अस्पताल का नाम सऊदी नर्स नजूद अल खैबरी के नाम पर रखा गया है। आपको याद दिला दें कि मैंने पहले भी खबरों के दौरान आपको बताया है, नजूद अल खैबरी एक सऊदी नर्स जो कि कोरोना वायरस के मरीजों के लिए फ्रंट लाइन पर काम करते हुए अपनी जान की बाजी हार गई। इनकी उम्र 45 साल बताई जा रही है और इन्हीं के नाम पर यानी नजूद मेडिकल सेंटर इस हॉस्पिटल का नाम रखा गया है। आपको बता दें कि मदीना मुनव्वरा के गवर्नर प्रिंस फैसल बिन सलमान ने नजूद मेडिकल सेंटर का उद्घाटन किया है। इस मौके पर हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर तौफीक अल रबिया भी मौजूद थे। इस हॉस्पिटल की खास बात यह है कि 59 दिन के अंदर इसको तैयार किया गया है और 100 बिस्तर इसके अंदर है, यानी 100 मरीज इसमें एक टाइम में रह सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि जो सऊदी नर्स थी नजूद, जिनके नाम पर ये मेडिकल सेंटर खोला गया है, इनकी 3 बेटे और 1 बेटा था और ये 18 साल से अपनी सर्विस दे रही थी मदीना मुनव्वरा के ओहद अस्पताल में। और जब से सऊदी अरब के अंदर कोरोना वायरस आए, फ्रंट लाइन पर काम कर रही थी कोरोना वायरस के मरीजों के लिए और मरीजों का इलाज करते करते ये खुद ही उसके लपेट में आ गई। आखिरकार ये दुनिया से चली गई। सऊदी पासपोर्ट डिपार्टमेंट यानी जवाजात से एक सवाल किया गया, क्या खुरूज निहाई को वायलेट करने पर हुरूब लग सकता है या नहीं। मतलब ये हुआ कि किसी का अगर खुरूज निहाई लग गया है और वो अपने कफील के पास से भाग जाता है, क्या उसके बाद उस पर हुरूब लगेगा या नहीं। इसके बारे में जवाजात की तरफ से बताया गया है कि जब बंदा सऊदी अरब के अंदर एंटर होता है, यानी कफील के नाम पर या फिर कंपनी के नाम पर बंदा सऊदी अरब के अंदर एंटर होता है, तो उसकी फ़ाइल ओपन हो जाती है और सऊदी अरब के अंदर जब तक भी वो रहता है उसकी फ़ाइल ओपन रहती है और सब तरह की जिम्मेदारी उसके कफील या फिर कंपनी पर होती है। और जब बंदा दोबारा बाहर जाता है, यानी सऊदी अरब से बाहर निकलता है, जब उसका एग्जिट एयरपोर्ट पर लगता है, तब उसकी फ़ाइल क्लोज हो जाती है। तो इस तरह से अगर हुरूब लग जाता है तो कफील की जिम्मेदारी है कि उसको एयरपोर्ट तक पहुँचाए बंदे को और उसका एग्जिट लगवाए। अगर इस बीच बंदा भाग जाता है, यानी खुरूज निहाई लगने के बाद बंदा कफील के पास से भाग जाता है, तो उसके बाद हुरूब लग सकता है। कफील को फ़ौरन जवाजात के दफ्तर जाकर इसकी खबर देनी होगी ताकि कफील की जिम्मेदारी खत्म हो जाए। यानी कुल मिलाकर इस खबर से ये नतीजा निकलता है कि हर मामले में हुरूब लग सकता है। खुरूज निहाई के बाद भी हुरूब लग सकता है, छुट्टी लगने के बाद भी हुरूब लग सकता है और बीच में भी हुरूब लग सकता है। कोरोना वायरस के जो आंकड़े रोजाना आप शाम 4 बजे या फिर 4:30 बजे देखते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस मिनिस्टर ऑफ हेल्थ की तरफ से की जाती है, उसके जरिए बताए जाते हैं। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक मीडिया कर्मी ने सवाल किया, क्या स्विमिंग पूल में नहाने के टाइम कोरोना वायरस ट्रांसफर हो सकता है या नहीं। इस पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कहा कि इस तरह का कोई भी सबूत अभी तक देखने में नहीं आया है कि स्विमिंग पूल से वायरस ट्रांसफर होता है। यानी पूरी दुनिया में एक भी मामला भी ऐसा देखने में नहीं आया जहां पर यह साबित हुआ हो कि स्विमिंग पूल से वायरस ट्रांसफर होता हो। जहाँ तक खांसने या फिर छींकने की बात है तो ये चीज़ साबित हुई है कि हाँ, खांसने या छींकने से वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन आगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से ये भी बताया गया है कि स्विमिंग पूल के अंदर भी जो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह या फिर जो नियम बताए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से, उन पर अमल करना बिल्कुल ज़रूरी होगा। मक्का मुकर्रमा मस्जिद अल हराम के सबसे बड़े गेट के कंस्ट्रक्शन और डेकोरेशन का काम तेज़ी से जारी है। ज़ायरीन बाब अल मलिक अब्दुल अजीज़ से सीधे खाना काबा जा सकेंगे। आपको बता दें कि इसे गेट नंबर 1 भी कहा जाता है। बाब अल मलिक अब्दुल अजीज़ में कदम रखते 300 मीटर की दूरी पर खाना काबा सामने होता है। आपको बता दें कि पहले से भी ये दरवाज़ा था, लेकिन अभी फ़िलहाल नया दरवाज़ा पुराने दरवाजे से 50 मीटर की दूरी पर बनाया गया, यानी 50 मीटर बाहर की साइड बनाया गया है। इसकी कुल ऊंचाई 51 मीटर है। बाब अल मलिक अब्दुल अजीज़ के 2 मीनारें हैं, जबकि एक मीनार की ऊंचाई 137 मीटर है। ये पुराने मीनार से 90 मीटर ऊंचा बनाया गया है।
मक्का मुकर्रमा पुलिस के प्रवक्ता मोहम्मद अल गामदी ने बताया कि जद्दा में बैंक के सामने से गाड़ी से 5,99,000 रियाल चोरी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया है। अल गामदी ने आगे बताया गिरोह के अंदर 4 लोग शामिल हैं, जिसमें 3 सऊदी और 1 यमनी है। चारों की उम्र 30 से 40 सालों के बीच है। इन लोगों ने चोरी की वारदात को कैसे अंजाम दिया था, इसके बारे में पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि यमनी शहरी और तीनों सऊदी एक गाड़ी की ताक में थे। जैसे ही वो जद्दा के एक बैंक के सामने ठहरी, चारों ने शीशे तोड़कर गाड़ी में मौजूद रकम अपने कब्जे में ले ली। चारों को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन यानी क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया गया है। पुलिस प्रवक्ता अल गामदी ने सऊदी शहरी और यहाँ पर मौजूद अजनबियों से कहा कि जो लोग अक्सर बैंक में जाते हैं तो उनको खासकर एहतियात करना ज़रूरी है, क्योंकि जो पेशावर चोर होते हैं वो बैंक के आसपास रहते हैं और लोगों को भांप लेते हैं। जो अक्सर बैंक में जाते हैं उनको भांप लेते हैं, उनको ये आइडिया लग जाता है ये बंदा कितने रुपए का लेन देन यहाँ बैंक से कर रहा है, तो उनको खासकर एहतियात करनी है, किस तरह की कोई घटना उनके सामने पेश न आए। कोरोना वायरस के शुरू होने से पहले जो पाकिस्तानी डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ पाकिस्तान गया हुआ था, उनकी वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। काफ़ी लंबे टाइम से पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से सऊदी गवर्नमेंट से इस तरह की दरख्वास्त की जा रही थी कि जो डॉक्टर है पाकिस्तान के या फिर मेडिकल स्टाफ है उसको वापस बुलाया जाए। तो फिलहाल टोटल 3 से लोगों की वापसी हुई, जिनमें डॉक्टर भी है, मेडिकल स्टाफ भी है और फिर उनके फैमिली मेम्बर भी है। आगे खबर में बताया गया है कि आने वाले हफ्ते में 200 पाकिस्तानी डॉक्टर्स की और वापसी होगी, यानी कुल मिलाकर 500 पाकिस्तानी डॉक्टर्स की वापसी 2 हफ्ते के अंदर हो जाएगी, जिसमें डॉक्टर्स के अलावा स्टाफ वगैरह या फिर उनके फैमिली मेम्बर भी शामिल है। तो दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं तक, और आप लोगों ने काफ़ी अच्छे कमेंट्स किए, काफ़ी अच्छे अपनी कीमती राय दी है। मैंने आपकी काफ़ी कमेंट्स पढ़ ली और पढ़ने अभी बाकी भी है, लेकिन पहला जो मैंने स्टेप उठाना शुरू किया है वो मैंने टाइमिंग चेंज कर दी वीडियो की। अभी मुझे कितनी भी परेशानी हो रात में, यानी कितनी भी नींद आए, जो भी हो, लेकिन मैं अब टाइम मिस नहीं करूंगा। इंशाल्लाह वीडियो 12:30 बजे सऊदी अरब के टाइम के मुताबिक आपको ज़रूर मिल जाएगी इंशाल्लाह। पूरा वादा है आपसे भी और ख़ुद से भी इंशाल्लाह। इसके अलावा काफ़ी कमेंट्स भी पढ़ने से रह गए, वो भी मैं पढ़ूंगा, लेकिन सबसे पहला स्टेप जो मेरे लिए आसान था वो ये कि मैंने वीडियो की टाइमिंग चेंज कर दी, यानी जो रमज़ान से पहले टाइमिंग थी वही टाइमिंग दोबारा से मैंने सेट कर दी, और इंशाल्लाह आपको रोज़ाना रात 12:30 बजे तक वीडियो देखने को मिल जाया करेगी। बाकी आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा इंशाल्लाह। बने रहिए गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल पर। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।